हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शिव कुमार। और दोस्तों, आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये है संविधान। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं और बिल्कुल जीरो से बात करने वाले हैं। संविधान क्या होता है, संविधान के प्रकार क्या हैं, फिर उसके बाद हम संविधान का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और संविधान के इतिहास के साथ साथ फिर इसके बाद में हम जो हमारा संवैधानिक इतिहास है वो तो पढ़ेंगे ही। उसके बाद में 1935 का एक्ट जो कि संवैधानिक विकास के अंतर्गत ही आता है, उससे जोड़ते हुए हम हमारी संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, प्रस्तावना। उसके बाद अनुच्छेदों के क्रम में हम चलेंगे और ये हम बहुत ही विस्तार से करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, हर चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे और बड़े विस्तार से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे इस प्रयास आपको कैसा लगा, आप इसके बारे में कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। ठीक है दोस्तों, ताकि मैं इसको आगे भी कंटिन्यू रख सकूं। इस प्रकार से पूरा संविधान हम करेंगे। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से है ये सब, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान एवं उसके प्रकार। चलिए शुरू से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देश की। ठीक दोस्तों, तो देश की बात करते हैं। तो देश होता क्या है, तीन शब्द होते हैं दोस्तों, एक देश, एक राष्ट्र और एक राज्य, और तीनों आपके सामने हैं। तो देश क्या है, भौगोलिक स्थान को संबोधित करता है। देश शब्द भौगोलिक स्थान को संबोधित करता है जो निश्चित सीमाओं से बंधा होता है, जो निश्चित सीमाओं से बंधा होता है। ठीक है दोस्तों, तो देश क्या है ये आप समझे। अब बात करते हैं राष्ट्र। राष्ट्र क्या होता है, तो जब एक विशेष संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं तथा उनमें हम की भावना के साथ साथ देश के लिए त्याग, प्यार, बलिदान की भावना होती है, तब वह राष्ट्र कहलाता है। मतलब समझे, देश में केवल सीमा है, लेकिन वह जरूरी नहीं हम की भावना हो, जरूरी नहीं वहाँ पे लोगों में प्यार बलिदान की भावना हो। लेकिन राष्ट्र में न केवल सीमाएं होती हैं, उनकी एक संस्कृति होती है जिससे वहाँ के लोग जुड़े हुए होते हैं और उनमें त्याग, प्यार, बलिदान की भावना विकसित होती है। वहीं बात यदि हम राज्य की करें तो दोस्तों, राज्य शब्द जो संबोधित करता है राष्ट्र की एक व्यवस्था को संबोधित करता है। वहाँ के लोग एक व्यवस्था के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और राज्य होने के लिए सबसे जरूरी क्या अंग है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। राज्य होने के लिए चार अंग सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। सबसे पहला जनसंख्या, यानी कि उसकी एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। निश्चित से मेरा मतलब है कि कुछ ना कुछ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं हो। और उसका एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, जो दूसरा अंग है इसका, निश्चित भूभाग। तो वही निश्चित भूभाग, सीमाएं भी इसमें आ गई। तीसरा अंग जो है दोस्तों वो है संप्रभुता। क्या है, संप्रभुता। और संप्रभुता का मतलब आप जानते हैं, जो हम निर्णय ले रहे हैं हम किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं ले सकते। हमारी संप्रभुता है, हमारे देश के अंदर हमारे ही निर्णय मान्य होंगे। हमारी सरकार जो कार्य करेगी दूसरा देश उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो बोंदा एक विद्वान हुए हैं, उनके अनुसार जान लेते हैं, संप्रभुता राज्य की अपनी प्रजा तथा नागरिकों के ऊपर वह सर्वोच्च सत्ता है जिस पर किसी विधान का प्रतिबंध नहीं है। राज्य की अपनी प्रजा, दोस्तों समझें, अपनी प्रजा पर तथा नागरिकों पर
वह सर्वोच्च सत्ता है। अर्थात जो डिसीजन लेगा, जो सरकार निर्णय देगी, जो सरकार लोगों के लिए काम करेगी, उन पर कोई भी विधान, किसी भी देश का नागरिक या किसी भी देश का कोई भी कानून कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता। इसी प्रकार से दोस्तों सोल्टाउ नामक एक विद्वान हुए हैं, वे कहते हैं कि राज्य द्वारा शासन करने की सर्वोच्च शक्ति, राज्य द्वारा शासन करने की सर्वोच्च कानूनी शक्ति संप्रभुता है। समझ रहे हैं आप? और संप्रभुता देश में होनी चाहिए। यदि किसी देश के निर्णय अन्य देश के निर्णयों से प्रभावित हो रहे हैं, या मैं सीधा सीधा कह देता हूं कि अन्य देश उसमें कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि दोस्तों वो अपने आप में एक परिपूर्ण देश, राज्य, राष्ट्र नहीं है। चलिए तो बात करते हैं संप्रभुता के दो प्रकार हैं। एक होती है आंतरिक संप्रभुता और एक होती है बाहरी संप्रभुता। तो आंतरिक संप्रभुता क्या है? राज्य अपनी सीमाओं के अंतर्गत कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। वही बात, अपनी सीमाओं के अंतर्गत, राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय राज्य के ऊपर नहीं है। बाहरी संप्रभुता, राज्य किसी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। अर्थात हम पर कोई भी देश, कोई भी अन्य देश, कोई निर्णय, कोई भी अन्य संस्था वर्ल्ड की हम पर कोई निर्णय थोप नहीं सकती। आगे बात करते हैं दोस्तों, सरकार, राज्य क्यों होना चाहिए, सरकार क्यों होनी चाहिए? तो प्राकृतिक अवस्था या मत्स्य न्याय की व्यवस्था को समाप्त कर विधि का शासन स्थापित करने तथा लोगों ने अपने कल्याण हेतु सरकार की स्थापना की। दोस्तों यहाँ पे प्राकृतिक अवस्था से मतलब है कि लोग जिस प्रकार से जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यही है प्राकृतिक अवस्था। मत्स्य न्याय भी यही कहा गया है कि बड़ी मछली, मत्स्य न्याय को समझें आप, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, लेकिन सरकार क्यों इसको इससे जोड़ें, आप समझें। सरकार इसलिए ताकि बड़ी मछली छोटी मछली को ना खाए। बड़ी मछली को जीने का जितना अधिकार है, छोटी मछली को भी जीने का उतना ही अधिकार होना चाहिए। इसलिए विधि का शासन स्थापित करने हेतु और अपने कल्याण के लिए लोगों ने सरकार की स्थापना की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है दोस्तों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे होब्स, लॉक, रूसो ने दिया था। अर्थात राज्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, क्यों होती है, क्यों होनी चाहिए, यदि इन बातों को हम देखें तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक भी लिखी है रूसो ने। रूसो उसमें ज़्यादा आता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना आप 3 विद्वान हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे होब्स, लॉक, रूसो ने दिया था। आगे, सरकार राज्य का उपकरण या साधन है। सरकार के द्वारा ही राज्य लोक कल्याण का कार्य करता है। राज्य अमूर्त है जबकि सरकार मूर्त है। बिल्कुल, राज्य अमूर्त है, राज्य हमें दिखता नहीं है, जबकि जो हमारी सरकार होती है, जो काम करती है, हम उसको चुनते हैं, वो दिखती है। इसलिए सरकार मूर्त है। सरकार के कार्य, तो सरकार के कार्य क्या करेगी सरकार, क्या हो, अर्थात क्या होगा, इसके लिए व्यवस्थापिका की स्थापना की जाती है। कैसे होगा, जनता का कल्याण कैसे होगा,
इसके लिए कार्यपालिका की स्थापना की जाती है और ये वो कार्य हो रहे हैं या नहीं जिनके लिए सरकार की स्थापना की गई है, इस बात की व्यवस्था न्यायपालिका करती है। राजनीति में ही इसे शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये काम डिवाइड कर दिए ना, तो शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है और इसे मोंटेस्क्यू ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? मोंटेस्क्यू ने दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों संविधान क्या है। तो संविधान को समझते हैं हम। संविधान वैसे तो आप लोग भी जानते होंगे। किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी सांचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है, अथवा किसी व्यवस्था को संचालित करने हेतु बनाई गई विधियों के समुच्चय समूह को संविधान कहते हैं। सीधी सी बात है, संविधान कानूनों का एक ऐसा पुलिंदा है जिसके अंतर्गत देश की समस्त जनता को, समस्त संस्थाओं को बंधना होता है और उसी की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने अपने कार्य करने होते हैं। यह राज्य के प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उनकी शक्तियों की व्याख्या करता है, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है। सीमांकन भी करता है, किसकी क्या सीमाएं हैं, आपको इतना काम करना है, फालतू नहीं कर सकते, आपको इतना अधिकार नहीं है। व्यवस्थापिका कानूनों की निगरानी नहीं कर सकती, वो न्यायपालिका ही करेगी। और न्यायपालिका कानून नहीं बना सकती, वो केवल व्यवस्थापिका ही करेगी। और उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनिमय करता है, जनता को बताता है। प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों तथा निर्माताओं के, समझना दोस्तों, प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों तथा निर्माताओं के आदर्शों, सपनों तथा मूल्यों का दर्पण होता है। वह जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित होता है। संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं, बल्कि यह सक्रिय संस्थानों का एक सजीव संघट्ट है। ठीक है दोस्तों, सक्रिय संस्थान अर्थात जो जीवंत हैं, जो जनता के प्रति लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं, उनका एक सजीव संगठन है। यह निरंतर पनपता है, वह पल्लवित तो होता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो संविधान समझे आप। दोस्तों बात करते हैं संविधानवाद की। तो संविधानवाद क्या है? अर्थात वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं सारी संविधान के अनुसार चलती हैं। वहाँ के सारे कार्य संविधान के अनुसार होते हैं। वहाँ की सरकार, प्रशासन, शासन संबंधी जितनी भी संस्थाएं हैं वो संविधान के दायरे में रहकर अपना कार्य करती हैं। अर्थात केवल और केवल संविधान का ही बोलबाला है। निरंकुश और तानाशाही का वहाँ बिल्कुल भी रोल नहीं है, अभिनय नहीं है। ऐसी व्यवस्था को हम संविधानवाद कहते हैं। तो पढ़ते हैं दोस्तों। संविधानवाद एक ऐसी राज व्यवस्था की संकल्पना है जो संविधान के अंतर्गत हो तथा जिसमें सरकार के अधिकार सीमित और विधि के अधीन हों। इसमें निरंकुशता व तानाशाही का अभाव होता है, बिल्कुल, और इससे लोगों का अधिकतम कल्याण हो, वही क्या है? संविधानवाद है। संविधान के प्रकार तो दोस्तों संविधान के बहुत सारे प्रकार हैं जिनको हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार से संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधान के दो प्रकार हैं। इसमें एक है आपका कठोर संविधान और एक है आपका लचीला संविधान। कठोर संविधान से तात्पर्य एक ऐसे संविधान से है जिसमें संविधान में संशोधन करना बहुत ही कठिन हो। जैसे भारत में विशेष बहुमत है। विशेष बहुमत में क्या होता है दोस्तों? इसमें उपस्थित तथा दो तिहाई सदस्यों का, इनमें से जो भी अधिक हो, का बहुमत आवश्यक है। साथ ही आधे राज्यों का अनुमोदन, मैं आधे राज्यों का कह रहा हूं दोस्तों, आधे से अधिक नहीं कह रहा।
अर्थात भारत में 28 राज्य हैं तो केवल 14 का अनुमोदन की आवश्यकता है। जब ये 14 राज्य भी अनुमोदन दे देंगे तब उस प्रस्ताव पर, उस विधेयक पर राष्ट्रपति जी साइन करते हैं और तब वो कानून के रूप में आता है। तो दोस्तों इसलिए कठोर संविधान है भाई। पहले तो 2/3 सदस्य दोनों सदनों का, जो राज्यसभा है लोकसभा है, उसका बहुमत, फिर आधे राज्यों से भी रेटिफाइड कराना उसको। तो ये बहुत ही कठोर प्रक्रिया होती है। और लचीला संविधान इसलिए है दोस्तों कि सामान्य बहुमत से ही संशोधन हो जाता है। और सामान्य बहुमत का मतलब होता है जो बहुमत है उससे बस एक ज़्यादा, बहुमत से एक ज़्यादा। अर्थात वो तो सरकार खुद से बनाई हुई है भाई। सरकार कब बनी? सरकार तब बनी जब उसे बहुमत हासिल था। यानी कि अगर भारत 282 है तो +1 उसको ऑलरेडी मिली हुई है। समझ रहे हैं दोस्तों आप? तो इसे तो सरकार खुद ही पास करा लेती है। अर्थात इसमें तो विपक्ष का जो रोल है वो बिल्कुल शून्य होता है। इसमें सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए विपक्ष की आवश्यकता नहीं होती, विपक्ष के सदस्य साथ दो या ना दो। और ध्यान रखना दोस्तों, यदि कोई सरकार सामान्य बहुमत को हासिल नहीं कर पाती है ना, तो वो सरकार के रूप में नहीं रहती है, वो सरकार गिर जाती है। क्यों? उसके पास बहुमत ही नहीं है सामान्य। तो ये चीज़ है। चलिए बात करते हैं आगे। भारतीय संविधान कैसा है फिर? भारतीय संविधान कठोर व लचीला दोनों हैं, क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन हेतु विशेष बहुमत आवश्यक है, जबकि कुछ प्रावधान संसद के सामान्य बहुमत से संशोधित होते हैं। ठीक है दोस्तों, विशेष बहुमत है और एक आधे राज्यों का अनुमोदन, ये ध्यान रखेंगे आप। और क्या है आगे दिया है? लिखित एवं अलिखित संविधान। तो बिल्कुल होता है। हमारे देश का, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूची, 25 भाग और 475 समथिंग लगभग अनुच्छेद हैं। वैसे तो रियलिटी में क्या है दोस्तों, जो 395 अनुच्छेद है ना, वही हैं आज तक भी। मैं आपको इसकी बात बता दूं। लेकिन जैसे हमने 300 का कै बना दिया तो ये हमारा एक बढ़ा लिया, हमने 21 कै बना दिया, ये एक बढ़ा लिया। ठीक है, इस प्रकार से जो हमने बना लिए हैं, तो संख्या आज भी 395 है। लेकिन इन कै वो जैसे जैसे जुड़े हैं तो लगभग 475 है वर्तमान में। जबकि इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है। दोस्तों याद रखना, अमेरिका का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, उसमें केवल 7 अनुच्छेद है। लेकिन वहाँ राज्य का है अलग अलग। आगे तीसरा है निर्मित एवं विकसित संविधान। तो दोस्तों निर्मित संविधान से तात्पर्य है जब किसी औपचारिक संगठन की बैठकों, औपचारिक संगठन जिसको बनाया गया है किसी नियम प्रक्रिया को फॉलो करके, जैसे भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था, संविधान सभा की बैठकें की गई और के द्वारा निश्चित समय बाद जब को व्यवस्था का ढांचा विकसित होता है, जब कोई व्यवस्था का ढांचा विकसित होता है उसे निर्मित संविधान कहा जाता है। जैसे कि भारत का संविधान भी इसका उदाहरण है। और विकसित संविधान बैठकों या औपचारिक संगठन के द्वारा न बनकर लंबे समय अंतराल में जाकर समय समय पर विकसित होता जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे समझ सकते हैं संविधान संशोधनों द्वारा जैसे निर्मित हुआ है हमारा संविधान, तो इसलिए हमारा संविधान यहाँ पे निर्मित भी है और विकसित भी है। बात करते हैं आगे। भारत का संविधान निर्मित एवं विकसित दोनों है, क्योंकि एक कथन एवं कारण में भी आ सकता है कि बताइए भारत का संविधान निर्मित है, दूसरा आ जाएगा भारत का संविधान विकसित है। पहला सही कथन, दूसरा सही कथन एवं कारण दोनों सही हैं, लेकिन इस प्रकार से आ जाता है। चलिए, तो संविधान सभा द्वारा संविधान का औपचारिक निर्माण किया गया था। संविधान सभा द्वारा, ठीक है। जबकि 71 वर्ष में 104 संशोधनों के द्वारा कई नए प्रस्ताव या प्रावधान जोड़े गए। तो दोस्तों यह था हमारा संविधान का थोड़ा सा परिचय। संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, संविधान के प्रकार। ठीक है दोस्तों, देश राष्ट्र से हमने बात ये शुरू की। अब हम अगले जो नोट्स में पढ़ेंगे संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे। और दोस्तों यदि मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो आगे जो मेरे नोट्स आने वाले हैं, ये नोट्स ऐसे नोट्स होंगे दोस्तों जो दिनेश गहलोत सर के विस्तार से कराए हुए सिविल परीक्षाओं के लिए ये ऐसे नोट्स तैयार किए गए हैं।
आगे आगे आप चाहे तो सर की क्लासेस देख सकते हैं आप, और यदि आपको नोट्स बने बनाए यहाँ से इस प्रकार से बनाने हैं तो आप मेरे इन नोट्स का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये मेरी मेहनत सफल लग रही है, आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, ठीक है दोस्तों, और शेयर करें। धन्यवाद।